दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो के समर्थकों के लिए गुड न्यूज़ सामने आया है। यह लालू प्रसाद यादव की सेहत में लगातार सुधार तो आ ही रहा है, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव टहलने भी लगे हैं। कल लालू प्रसाद यादव सहारा लेकर के टहले हैं। अब उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिस रफ्तार से लालू की तबीयत में सुधार आ रहा है, इससे माना जा रहा है कि वे जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अब लालू प्रसाद यादव हल्की डाइट भी ले रहे हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार जिले से अपराध की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यह दबंग शख्स ने एक महिला की दोनों आंखें फोड़ने की कोशिश की। इस हादसे में महिला की दोनों आंखें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। उन्हें गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि महिला की आंखें तो सलामत है, लेकिन इस घटना में वह बुरी तरीके से घायल हो गई। जब बरबड़ की इस घटना की जानकारी मिलने पर जिला का पुलिस महकमा भी सख्ती में आ गया है। कटिहार के एसपी ने कहा है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार कटिहार जिला के अहमदाबाद थाना क्षेत्र की डगरा इंग्लिश बांध पर झोपड़ी में रहने वाली एक महिला की दोनों आंखें फोड़ने का प्रयास किया गया। जब महिला का नाम रेखा देवी है, उनके पति सुभाष चौधरी लगभग एक सप्ताह पहले कमाने के लिए प्रदेश गए हुए हैं। आरोप है कि बीती रात गांव में समीम नामक के युवक ने महिला को घर से निकाल करके बगल के पाट खेत में ले गया। वहां उसने महिला के मुंह में पाट का पट्टा ठूंस दिया, जिससे वे चीख चिल्ला भी नहीं पाए। जब बताया जाता है कि इसके बाद आरोपी ने रेखा देवी की आंखों में पटवा की यानी कि पाट का संठी यानी कि जिसको कांटी बोला जाता है, उसको डाल करके दोनों आंखें फोड़ने की कोशिश की। इस घटना से रेखा देवी बुरी तरीके से घायल हो गई है। घटना की प्रत्यक्षदर्शी रेखा देवी की नाबालिग बेटी ने पूरी घटना के बारे में बताया है। जानकारी देते वक्त वे दहशत में आ गई। रेखा देवी के परिवार वाले पवन चौधरी ने बताया है कि जानकारी मिलते ही पहले प्रीता को सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें वहां से कटिहार मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जब वहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के कारणों के बारे में किसी को भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि हिंदू धर्म में वैसे तो हर पूर्णिमा का अपना महत्व है, लेकिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। जब गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जब पूरे देश में कल गुरु पूर्णिमा की धूम थी। जब बिहार में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर भक्तों ने गंगा स्नान किया। जब गंगा स्नान के लिए पटना सिटी के गाय घाट, महावीर घाट, भद्र घाट, श्री घाट सहित अन्य घाटों पर भोरे से ही भक्त पहुंचने लगे। जब गंगा स्नान के बाद भक्तों ने पूजा अर्चना, सत्यनारायण पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान पूरा किया। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आगमन को लेकर के बिहार के अलग अलग पार्टी के नेता जहां उनका आभार प्रकट कर रहे हैं, तो वही अब आरजेडी के एक नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अजीबोगरीब बयान दे दिया है। यह आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टूरिस्ट कह दिया है। जब उन्होंने कहा है कि टूरिस्ट भी आते हैं तो फिर कुछ दे करके जाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ टूरिस्ट बनकर के आए और बिहार से लौट गए। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि पीएम मोदी को बिहार की धरती पर कदम रखते ही उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और न ही बेरोजगारी के मुद्दे पर वे कुछ बोल पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि वे विशेष राज्य के दर्जे पर अपनी बात रखें। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रयास से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होने जा रहा है, उसी तरीके से पूरे देश में जातिगत जनगणना हो और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री को बिहार की धरती से कर देनी चाहिए थी। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजधानी पटना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में शिरकत की और लगभग 2 घंटे बाद वे दिल्ली रवाना हो गए। इससे पहले पीएम मोदी देवघर भी गए थे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा शताब्दी समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहली बार एक मंच पर दिखे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेताओं के मंचासीन रहने का असर तेजस्वी यादव के ऊपर दिखा, जहां वे अपने भाषण के दौरान काफी असहज दिखे और उनमें आत्मविश्वास की कमी दिखी। मंच पर नर्वस हो चुके तेजस्वी यादव को सहज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाते वक्त उनसे आत्मीय बात की। कार्यक्रम का समापन हुआ और फिर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत मंच पर मौजूद अन्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा करने के लिए उनके साथ आ रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव से सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की सेहत के बारे में पूछा। तेजस्वी यादव ने संक्षिप्त उत्तर देते हुए कहा कि अब पहले से बेहतर है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कल्पना तक नहीं की थी। जब उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना वजन कम करने के लिए सलाह दे दी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि थोड़ा वजन कम करो जी, ये तेजस्वी यादव को कहा। जब पीएम मोदी ने जब तेजस्वी यादव को वजन कम करने के लिए सलाह दी तो फिर तेजस्वी यादव मुस्कुराने लगे और उनके साथ चलते रहे। पीएम मोदी का कहना है कि वे खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग करते हैं, सबको योगा करना चाहिए। जब वहां चल रहे अन्य नेता भी दोनों की बात सुनकर के मुस्कुरा दिए। इससे पहले जब तेजस्वी यादव विधानसभा शताब्दी समापन समारोह में अपना संबोधन कर रहे थे तो अपने भाषण के दौरान बार बार अटक रहे थे, जहां उनके अंदर विश्वास की कमी साफ नजर आ रही थी। जहां पहले तो वे एक लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे, जो कि आमतौर पर तेजस्वी यादव लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए वे कभी अपने लय में नहीं दिखे। अपने छोटे से भाषण के दौरान तेजस्वी यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न दिए जाने की मांग भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दोस्तों बात करते हैं कि देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद बिहार में एक बार फिर से एयरपोर्ट चालू करने की मांग तेज होती दिख रही है। बिहार में कई शहरों में बंद पड़े रनवे और एयरपोर्ट को बहाल करने की मांग की जा रही है। जब सरकार ने भी समय समय पर लोगों को इन एयरपोर्ट के चालू होने का आश्वासन दे रखा है। बिहार में अभी 3 एयरपोर्ट चालू है, जिसमें अभी पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट लोगों को विमान सेवा मुहैया करा रहा है, जबकि पूर्णिया, भागलपुर, रक्सौल, गोपालगंज जैसे कई शहरों में एयरपोर्ट को बहाल करने की मांग तेज हो चली है। पूर्णिया एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत सूचीबद्ध है, जबकि भागलपुर एयरपोर्ट पर छोटे विमानों की सेवा बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट का दावा सबसे मजबूत है। माना जा रहा है कि बिहार में अगला एयरपोर्ट अगर बहाल होगा तो फिर वह पूर्णिया एयरपोर्ट ही होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण आज़ादी से पहले दरभंगा के महाराज ने किया था। जहाँ फिलहाल ये एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के अधीन है, जहाँ इसके रनवे मरम्मत का काम चल रहा है। इस एयरपोर्ट को विस्तारित करने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यहाँ से हवाई सेवा शुरू की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जल्द ही स्वस्थ होने के लिए लोग लगातार प्रार्थना दुआएं कर रहे हैं। जब मंदिरों में उनके लिए पूजा अर्चना की जा रही है, सामूहिक पाठ हो रहा है। यहाँ आपको बता दूं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में हो रहा है। भागलपुर के एक आरजेडी कार्यकर्ता ने लालू प्रसाद यादव के जल्द ही ठीक होने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। राजद नेता रमेश प्रसाद रमन पीरपति प्रखंड के महादेव टिकर में स्थित बुरुआ महादेव स्थान में एक पांव पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब से लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए दिल्ली ले गए हैं, तभी से वे हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके स्वस्थ होकर के घर आने तक उनकी तपस्या जारी रहेगी। वे मंदिर प्रांगण में एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। रमेश प्रसाद रमन ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव हमारे भगवान हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। वे गरीबों के मसीहा है। उनकी जरूरत अभी सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को है। इसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया है। लोग लगातार से वायरल कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आम आदमी पर महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है। जहाँ आए दिन अलग अलग चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी और फिर महंगाई से लोगों को परेशानी देखने को मिल रही है। जहाँ कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से परेशानी, कभी घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी से परेशानी, तो कभी खाद सामग्री के मूल्य में वृद्धि से परेशानी। इस बार महंगाई का असर चावल, दाल और आटे पर भी साफ देखने को मिल रहा है। लगातार चावल, दाल और आटे के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जहाँ खुले आटे के भाव में 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है, तो वही चावल और दाल के दामों में 5 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहाँ वही बात की जाए ब्रांडेड आटे की, तो फिर अभी इसके भाव स्थिर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी कीमत में इजाफा हो सकता है। हालांकि इस बढ़ते महंगाई में राहत की बात यह है कि सरसों तेल और रिफाइंड
तेल के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है। जब पिछले कुछ दिनों में सरसों तेल और रिफाइंड के भाव में 10 रुपये प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। जब वही बात करें रूस यूक्रेन के युद्ध के वक्त की, तो फिर उस वक्त तेल के दामों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अब आम आदमी के लिए ये राहत भरी बात है कि तेल और फिर रिफाइंड के भाव अब सामान्य हो चुके हैं, बल्कि कम हो रहे हैं। जब वहीं इस बढ़ते महंगाई पर बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ का कहना है कि आने वाले दिनों में तेल और रिफाइंड की कीमतों में और गिरावट हो सकती है। उन्होंने कहा कि कीमतों में गिरावट की वजह से वर्तमान में शादी ब्याह और धार्मिक अनुष्ठान का नहीं होना है। इन चीज़ों के नहीं होने से अभी मांग में कमी आई है और इसकी वजह से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित 13 जिलों में 48 घंटे तक मौसम शुष्क बना रहेगा, जिसके कारण बिहार के इन जिलों में बारिश नहीं होगी और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जब मौसम विभाग के अनुसार ट्रफ रेखा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से शिफ्ट होकर के जैसलमेर, कोटा, गुना, ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जिसके कारण बिहार के ज़्यादातर जिलों में मानसून की सक्रियता कम होगी और फिर लोगों को बारिश के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि बिहार के पूर्वी, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण सहित 25 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित 13 जिलों में 14 जुलाई के बाद से हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में मानसून की गति बेहद कमजोर हो गया है, जिसके कारण यहाँ भारी बारिश नहीं हो रही है। वहीं बिहार के ज्यादातर जिलों में तेज धूप निकल रही है। हालांकि कुछ दिन के बाद बारिश के आसार बनेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि आमतौर पर हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा खुश रहते हैं। जहाँ इसकी कई वजह है। लड़कियां हर बारे में ज़्यादा सोचती है, कुछ भी करने से पहले इसके बारे में डिटेल्स में एनालाइज करती है। इसके बाद हर घंटा का नफ़ा नुकसान सोचने के बाद ही लड़कियां कोई एक्शन लेती है। ये चीज़ डेली एक्टिविटी से लेकर के हर छोटी बड़ी बात पर सटीक बैठती है। वहीं लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता, वे बस मोमेंट में जी लेते हैं। सोशल मीडिया पर लड़कों के इस बेफिक्री को दिखाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चाहे फेसबुक खोलो या फिर इंस्टाग्राम, बीच सड़क नाचते लड़कों का ये वीडियो आपको हर जगह दिख जाएगा। लड़के बीच सड़क बाइक से उतर करके नाच रहे थे। वीडियो वायरल इनके डांस की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये वायरल हुआ है इस डांस के पीछे बज रहे म्यूजिक के कारण। इन लड़कों का झुंड किसी डीजे के ट्यून पर डांस नहीं कर रहे थे, बल्कि सड़क से गुजर रहे एक ट्रक के हॉर्न को सुनकर के सभी रास्ते में बेफिक्र होकर के नाचते नजर आए। वायरल हो रहे वीडियो में लड़कों को बाइक से सड़क पर गुजरते हुए देखा गया। अचानक ही ये लड़के सड़क किनारे बाइक लगा करके रोड के बीचों बीच खड़ा हो गए। जब सभी एक एक करके सड़क पर आ गया और नाचने लगे। जब इनके डांस करते वीडियो में बज रहे गाने का यानी कि सोर्स देखा गया तो फिर उसकी हंसी छूट गई। ये लड़के ट्रक के बज रहे हॉर्न की धुन पर नाच रहे थे। अक्सर हाईवे से गुजरते ट्रकों में ऐसे हॉर्न लगाए जाते हैं जो फिल्मी गानों की ट्यून पर आधारित होते हैं। इस ट्रकों में भी ऐसा ही कुछ था। सोशल मीडिया साइट्स पर अचानक ही इस वीडियो ने धूम मचा दी। लोग तेजी से इसे शेयर करने लगे हैं। अगर आपका मूड खराब है तो फिर ये वीडियो एक बार के लिए आपका मूड ठीक कर देगा। इसे अभी तक करोड़ों बार देखा जा चुका है। इसके अलावा कई बार इसे शेयर भी किया गया है। कई पेज पर अलग अलग कैप्शन के साथ इस वीडियो को शेयर किया गया है। एक शख्स ने लिखा है कि लड़कों को खुश होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर ही खुश हो जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सत्र 2021-23 के प्रथम वर्ष और प्रशिक्षण सत्र 2020-22 के द्वितीय वर्ष परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। जब प्रथम वर्ष की परीक्षा 26 जुलाई से 1 अगस्त तक होगी, वहीं द्वितीय वर्ष की परीक्षा 2 अगस्त से 5 अगस्त तक होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर के बोर्ड की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com से 14 जुलाई को संबंधित कॉलेज के प्राचार्य यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके डाउनलोड करेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि 21वीं सदी में यदि आपको कोई कहे कि तकरीबन 1000 की आबादी वाले गांव में सिर्फ 2 लड़के ही मैट्रिक पास हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? ये सवाल है। या आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये सच है। महादलित बहुल इस गांव के अधिकांश लोग ईंट भट्टों पर काम करते हैं। इस गांव के लोगों को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि इस गांव में सिर्फ 2 लड़के ही मैट्रिक पास है। जब बेटियां या फिर बहुओं के पढ़ने लिखने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। लेकिन अब इस गांव की तस्वीरें भी बदलने लगी है, जब बेटियां शिक्षा की मशाल जलाने लगी है। जी हाँ, बिहार के जमुई जिले के बरहट प्रखंड इलाके के पत्नेश्वर पहाड़ी की तलहटी में बसा गांव महादलित बहुल है। यह गांव की आबादी लगभग 1000 है। शिक्षा के मामले में यह गांव बहुत पीछे है। आज़ादी के 7 दशक के बाद भी इस गांव के लोग अब तक शिक्षा से दूर है। गरीबी के कारण पेट पालने और फिर घर संभालने के लिए ग्रामीण ईंट भट्टों पर या फिर कहीं और मजदूरी करते हैं। यह पत्नेश्वर गाँव में अब तक मात्र 2 लड़के ही मैट्रिक पास है, जबकि यहाँ की बेटी या फिर बहू पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन अब इस गाँव में भी शिक्षा की अलख जगने लगी है। अगले साल 2023 में यहाँ की 4 बेटियां मैट्रिक की परीक्षा देगी। ये चारों अभी से ही जीतोड़ मेहनत कर रही है। इस गांव की बेटी मुस्कान मुरा कुन्नी और तीरों सरकारी स्कूल में पढ़ती है और पढ़ लिख कर के आगे बढ़ने की ठान ली है। इसी का नतीजा है कि परिवार वाले भी इसका साथ देने लगे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सारण से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सारण जिले में 16 थानादारों का तबादला कर दिया गया है। इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है ताकि सभी को इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि एसपी के दिशा निर्देश पर अलग अलग थानों में तैनात 16 थानेदारों का दूसरे थानों में तबादला किया गया है। साथ ही साथ इन सभी 16 थानेदारों और फिर ओपी अध्यक्ष को तत्काल नए थानों में योगदान देने का निर्देश भी दे दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कि बिहार में एक बार फिर से सरिया, मोरंग, बालू और गिट्टी के दाम बढ़े हैं, जिसका असर घर मकान बनाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। खबर के अनुसार 1 महीने पहले 65 रुपए किलो बिक रही सरिया की कीमत इस समय 72 रुपए किलो हो गई है, जबकि बालू 30 रुपए से बढ़कर के 45 रुपए प्रति फीट हो गई है। वहीं बिहार में मोरंग की कीमत 65 रुपए से बढ़कर के 75 से 80 रुपए प्रति घन फीट हो गया है। आपको बता दूं कि इस तरीके की बिहार के अलग अलग जिलों में सरिया, मोरंग, बालू और गिट्टी के दाम बढ़े हैं। हालांकि सीमेंट के दामों में 20 रुपये प्रति बैग की दर से गिरावट देखने को मिली है। इस तरीके से निर्माण सामग्री में उतार चढ़ाव आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर समेत किसी भी जिले में रहने वाले लोग अपनी जमीन का रसीद ऑनलाइन के द्वारा काट सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने जमीन रसीद काटने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। खबर के अनुसार इससे पहले लोगों को जमीन की रसीद के लिए सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाना पड़ता था। साथ ही साथ लोगों को कई तरह की परेशानी भी होती थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत लोग खुद से अपने घर में जमीन का रसीद काट सकते हैं। आपको बता दूं कि ऑनलाइन के द्वारा काटी गई जमीन की रसीद सभी जगहों पर मान्य होगी। इसके द्वारा आप सभी प्रकार के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन लगान जमा करके रसीद निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप ट्रेन से कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो फिर लिस्ट चेक करने के बाद ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि रेलवे ने आज ही 195 ट्रेनें रद्द कर दी है। इसके अलावा IRCTC की वेबसाइट पर अपडेट जानकारी के अनुसार 16 ट्रेनों को रीशेड्यूल कर दिया गया है, तो वहीं 22 ट्रेनों के रूट को आंशिक रूप से बदला गया है। यह रूट बदले गए ट्रेनों में बरौनी, छपरा, गोरखपुर, मुंबई, यूपी, बिहार के कुछ शहरों के अलावा पूरी आदि जगहों पर जाने वाली ट्रेनें शामिल है। आपको बता दूं कि ट्रेनों के कैंसिल होने के पीछे रेलवे ने ट्रेनों को धुलाई, ट्रैक मरम्मत, अन्य कारणों का हवाला दिया है। जहाँ वहीं जानकारी के मुताबिक रीशेड्यूल की गई 16 ट्रेनें कानपुर, वाराणसी, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, रामेश्वर और अन्य जगहों को जाने वाली ट्रेनें हैं। इसके अलावा कैंसिल की गई 195 ट्रेनें पुणे से लेकर के यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, साउथ इंडिया के कई शहर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हरियाणा के कई शहरों से होकर के गुजरती है। इसलिए आपको घर से निकलने से पहले कैंसिल ट्रेनों की सूची यानी कि लिस्ट अवश्य चेक कर लेनी चाहिए, अन्यथा बेवजह आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। जब विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर के सभी विपक्षी दल हमलावर बन गए हैं। आरजेडी के साथ साथ सभी विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री के बिना कोई घोषणा किए लौटे जाने
पर सवाल उठा रही है। एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी विपक्ष की इस मांग का समर्थन किया है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से उठाया जा रहा है। सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा सरकार की पुरानी मांग है। जब बिहार विधानमंडल से इसको लेकर के प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। उन्होंने कहा है कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तभी तो ये मांग केंद्र सरकार से की जा रही थी। श्रवण कुमार ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ते और विकास की गति और तेज होती। उन्होंने कहा है कि केंद्र में चाहे जिसकी भी सरकार हो उसे बिहार की इस मांग पर अमल करना चाहिए। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष लोकनायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि ये मांग बहुत पहले उठाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे और गरीबों की भलाई के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे में उन्हें भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बेरोजगारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ सरकार कौशल विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वही युवाओं का कहना है कि डिग्री के साथ ही कौशल का ज्ञान ही काम दिला सकता है। जहाँ हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। युवाओं को हुनरमंद बनाना कौशल दिवस मनाने का उद्देश्य है। वहीं स्किल डेवलपमेंट के जरिए बिहार जैसे राज्यों में बेरोजगारी काफ़ी हद तक कम करने की सरकारी योजना चला रही है। इसके बावजूद भी बिहार के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिलने में परेशानी होती है। आपको बता दूं कि बिहार में दो तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। एक युवा पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, लेकिन स्किल का नॉलेज नहीं होता है, जिस कारण से उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। दूसरी ओर सरकार युवाओं की भागीदारी पर खरा नहीं उतरती है, जिस कारण से बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। युवाओं की स्थिति को देखते हुए श्रीलंका की पहल पर 11 नवंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला किया। यह साल 2015 में युवा कौशल दिवस पहली बार मनाया गया। आपको बता दूं कि श्रम संसाधन विभाग और आईटी मिनिस्टर जीवेश कुमार मिश्रा ने फ़ोन पर बातचीत के दौरान बताया है कि 15 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर बिहार कौशल विकास मिशन श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा हर साल युवाओं के लिए एक खास आयोजन किया जाता है। इस साल भी श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 15 जुलाई को राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में कौशल जागरूकता रथ रवाना कर रही है, जो बिहार के सभी मशीनरी और फिर जिलों से होते हुए प्रखंड स्तर पर स्थापित कौशल विकास केंद्र से होते हुए गुजरेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रक्सौल में सुअरों की लगातार हो रही मौत के मामले में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद कई इलाकों में सुअरों को मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह पशु और मत्स्य संसाधन विभाग बिहार के सचिव ने डीएम को यह आदेश दिया है। सुअरों को मारने के लिए नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 को इम्प्री सेंटर घोषित किया गया है। मारने के बाद मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। इन्हें मारने के बाद दफन करने के लिए जगह भी जल्द ही तय की जाएगी। सुअरों को मारने के पहले कार्य योजना के लिए एक मीटिंग का आयोजन भी हुआ, जिसमें सुअरों को मारने से पहले प्रभावित क्षेत्र में सैनिटाइजेशन, सुअरों के लिए बाड़े का निर्माण, सुअर के मांस की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने, सुअरों के इधर उधर ले जाने पर प्रतिबंध आदि विषयों पर चर्चा की गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, भागलपुर, बक्सर समेत किसी भी शहर में अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो फिर आप 10 बातों का अवश्य ध्यान रखें। इससे आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा और आप इन शहरों में सही ज़मीन भी खरीद सकेंगे। पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, भागलपुर, बक्सर समेत बिहार के सभी जिलों में ज़मीन लेते समय आप इन 10 बातों का ध्यान रखें जो आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में ज़मीन लेते समय सबसे पहले ज़मीन के दस्तावेजों पर ध्यान दें और निबंधन कार्यालय में जाकर के इसकी जांच कराएं। दूसरे नंबर पर बात करें तो ज़मीन के सही मालिक से ही ज़मीन की रजिस्ट्री कराएं। याद रखें कि एक ज़मीन का एक से अधिक मालिक हो सकता है। तीसरे नंबर पर बात करें तो ज़मीन खरीदने के लिए आप ज़मीन बेचने वालों को पैसा देने जा रहे हैं तो फिर आप उससे पहले ज़मीन का एग्रीमेंट अवश्य करें। चौथे नंबर पर बात करें तो बिहार में ज़मीन अगर सरकार के किसी संबंधित विभाग की है या फिर गैर मजरूआ ज़मीन है तो फिर आप इसे भूल कर भी ना खरीदें, नहीं तो फिर आपको बाद में भारी पछताना पड़ सकता है। पाँचवें नंबर पर बात करें तो ज़मीन पर किसी तरीके का कोई भी केस तो नहीं है, इसकी जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले किसी वकील से। छठा नंबर पर बात करें तो ज़मीन अगर किसी
किसी मंदिर मठ की है तो उसे भूल कर भी ना खरीदे। जी हाँ, 7वें नंबर पर बात करें तो ज़मीन अगर किसी बिल्डर या फिर किसी कंपनी के द्वारा बेची जा रही है तो फिर पता करें कि वह कंपनी रेरा से रजिस्टर्ड है या नहीं। 8वें नंबर पर बात करें तो ज़मीन खरीदने से पहले यह पता कर लें कि उस पर किसी तरीके के बैंक लोन तो नहीं है। या 9 नंबर पर बात करें तो ज़मीन खरीदने से पहले उसकी नापी किसी सरकारी अमीन से ही कराएं। 10वें और अंतिम पॉइंट पर बात करें तो आप ज़मीन की रजिस्ट्री निबंधन कार्यालय में उपस्थित होकर के कराएं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, गया, बक्सर सहित बिहार के 32 जिलों में वज्रपात के साथ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है। यह खबर के अनुसार अगले 24 घंटे के अंदर बिहार के पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी सहित 19 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही साथ इन जिलों में तेज हवाएं भी चल सकती है। वहीं बिहार के दक्षिणी पश्चिमी और मध्य में स्थित पटना, गया, बक्सर सहित 14 जिलों में आज हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जब कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी घटना हो सकती है। इसको देखते हुए लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में फिलहाल मानसून की स्थिति बहुत कमजोर है, जिसके कारण अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि बिहार के 32 जिलों में 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, बक्सर समेत सभी जिलों में आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती का नया नियम लागू होने जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक समाज कल्याण विभाग बिहार ने आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के नई नियमावली तैयार कर ली है। खबर के अनुसार इस नई नियमावली को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। इसकी जानकारी खुद समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भर्ती अब नए नियमानुसार होगी। आपको बता दूं कि नए नियमानुसार अब आंगनबाड़ी के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। उम्मीदवारों की योग्यता इंटर निर्धारित की गई जाएगी। साथ ही साथ नए नियमावली में ग्राम सभा को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि नई नियमावली के अस्तित्व में आने के बाद आंगनबाड़ी के इन पदों पर भर्ती के दौरान धांधली की शिकायतें खत्म हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि अल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज 6 मामलों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया है, जिसे लेकर के फिल्म मेकर विनोद कापरे ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर पर इस खबर को शेयर करते हुए कहा कि सिर्फ SIT ही क्यों, NI, CBI, ATS सभी को लगा देनी चाहिए और सुप्रीम लीडर को खुद दूरबीन इत्यादि लेकर के इस संयुक्त टीम का नेतृत्व करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि अपने बयानों और फिर हरकतों से सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर से अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जहां अब तक RJD प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव, लालू प्रसाद यादव के करीबी MLC सुनील कुमार सिंह उनके निशाने पर रहते थे। अब उनके निशाने पर लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव हैं। भोला यादव लालू प्रसाद के सबसे करीबी माने जाते हैं। भोला यादव लालू प्रसाद के साथ साई की तरह रहते हैं, जहाँ उनकी सेवा करते हैं। अभी दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में भी उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। पिता लालू प्रसाद की इतनी सेवा करने वाले भोला यादव भी अब तेज प्रताप यादव के निशाने पर है, तो इसकी वजह तेज प्रताप यादव का गीता पाठ है। दरअसल दिल्ली एम्स में तेज प्रताप यादव भोला यादव के सक्रिय रहने से नाराज है। जहाँ लालू यादव से मुलाकात के लिए जब भी कोई खास लोग एम्स आते हैं तो फिर भोला यादव उन्हें रिसीव करके लालू प्रसाद से मिलवाते हैं। जहाँ पटना में इस भूमिका में तेज प्रताप यादव थे। नीम पर कड़ेला तब हुआ जब भोला यादव ने तेज प्रताप यादव को एम्स में गीता पाठ कराने से रोक दिया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव आग बबूला होकर के श्राप देने लगे। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि पिताजी को अस्पताल में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने एवं सुनने से रोक दिया गया, जबकि पिताजी को गीता पाठ पढ़ना और सुनना काफ़ी पसंद है। गीता पाठ से रोकने वाले उस अज्ञानी को ये नहीं पता है कि महापाप की कीमत उसे इसी जन्म में चुकानी होगी। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट करते हुए भोला यादव का नाम लिए बिना उसे चापलूसी बताया था। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए कहा था कि पापा को परिवार और बिहार की जनता की ज़रूरत है, ना कि चापलूसों की। दोस्तों बात करते हैं कि देश के संसद के रूप में, राज्य के विधायक के रूप में हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र के सामने आ रही हर चुनौती को मिलकर के हराएं। पक्ष विपक्ष के भेद से ऊपर उठ करके देश के लिए, देश हित के लिए हमारी आवाज़ एकजुट होनी चाहिए। ये बातें हम नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। PM मोदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा का अपना एक इतिहास रहा है।
और यहाँ विधानसभा भवन में एक से एक बड़े और साहसिक निर्णय लिए गए हैं। आज़ादी के पहले इसी विधानसभा से गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी ने स्वदेशी लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए स्वदेशी चरखा को अपनाने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा है कि आज़ादी के बाद इसी विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास हुआ। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नीतीश जी की सरकार ने बिहार पंचायती राज जैसे अधिनियम को पास किया। इस अधिनियम के जरिए बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। आगे पीएम मोदी ने कहा है कि आज जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ठीक उसी समय बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। जहाँ विधानसभा के 100 साल और आज़ादी के 75 साल, ये एक अचंबा ही है, जहाँ इस अचंबे के पीछे एक लंबा इतिहास है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में तेजस्वी यादव अपने भाषण के दौरान कई बार अटक गए थे। जहां इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी अशिक्षा के कारण बिहार का भद पिटवा दिया। कहा जाता है कि विधा ज्ञान को आप नहीं खरीद सकते, ज्ञान मेहनत और लगन से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान अपने आप में एक संपत्ति है। उन्होंने तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि आपके पास करोड़ों की संपत्ति धन भ्रष्टाचार से कमा करके आ सकता है, लेकिन विधा मेहनत से ही आएगी। जहाँ अगर विधा ज्ञान नहीं है तो फिर सार्वजनिक सभा में तो पोल खुल ही जाएगी। जिस राज्य के नेता प्रतिपक्ष एक लिखा हुआ भाषण को भी सार्वजनिक मंच पर नहीं पढ़ सकते, तो आप सोच सकते हैं कि वे कितने गुणवान होंगे और उनकी कार्य करने की क्षमता क्या होगी, या उनका कार्य करने का स्टाइल क्या होगा, वे किन पर निर्भर रहेंगे और उनकी पार्टी की क्या दूरदर्शी होगी। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को शिक्षा देने वाले गुरु को नमन करता हूँ कि आप उनको एक उच्च कोटि का शिक्षा दिया है, जिसके चलते हुए एक पन्ना का अपना लिखा हुआ भाषण को भी पढ़ नहीं सकते हैं। जहाँ मैं इसके लिए आपको सादर नमन करता हूँ। उन्होंने कहा है कि जहाँ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, वहाँ हमारा नेता प्रतिपक्ष अशिक्षित है। इन सब घटनाओं से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सबक लेकर के फिर से एक बार किसी हाई स्कूल में एडमिशन लेकर फिर से शिक्षित होने की ज़रूरत है, जिससे बिहार का मान बढ़ेगा और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। या नहीं तो फिर जनता आने वाले अगले चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी आपको नहीं छोड़ेगी। ख्वाब मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे हो जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही शिक्षक नियोजन होगा। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को 14 से 15 जुलाई तक सत्यापन के लिए बुलाया गया है। इसमें 1166 चयनित अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जिसकी सूची NIC वेबसाइट पर डाल दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार नियोजन इकाई नगर परिषद मसूरी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान सत्यापन 14 जुलाई को होगा, यानी कि आज। इसके लिए राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर पटना का स्थल तय किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस ने बिहार को विशेष दर्जा देने की घोषणा नहीं करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। जब कांग्रेस ने कहा कि उम्मीद थी कि पीएम मोदी अपने इस यात्रा में बिहार के साथ न्याय करेंगे, लेकिन वे सिर्फ फीता काटने के लिए आए और फीता काट करके निकल गए। जब कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी, राजेश राठौर और प्रवीण कुशवाहा ने अलग अलग बयान जारी करके कहा कि बिहार की जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि पीएम विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समापन कार्यक्रम में आएंगे और बिहार को विशिष्ट राज्य की मांग पूरा करेंगे, लेकिन उनकी बिहार यात्रा भी फीता काटो यात्रा साबित हुई। यहाँ आए और टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ करके भाषण दिया और चले गए। पीएम की बिहार यात्रा के बीच जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने मांग की है कि प्रधानमंत्री बिहार से किए अपने वादे पूरा करें। जब बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की मांग अब तक अधूरी है। पप्पू यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे, जब पप्पू यादव ने कहा कि पीएम ने बिहार के लिए कई वादे किए जो आज तक अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम से मांग है कि 2024 के पहले बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दें। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के लिए अलग पैकेज दे। ये वैसे क्षेत्र हैं जो हर साल बाढ़ की तबाही झेलते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद
वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत खराब हो गई है, जहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए कल शाम एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। वशिष्ठ नारायण सिंह का हाल चाल जानने के लिए सीएम नीतीश कुमार उनके आवास पर भी पहुंचे थे, जहां इसके साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी उनसे मिलने पहुंचे। जहां सीएम नीतीश कुमार ने स्थिति की इस गंभीरता को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स ले जाने का निर्देश दिया। जहां इसके बाद उन्हें शाम 5 बजे दिल्ली ले जाया गया। वशिष्ठ नारायण सिंह जेपी आंदोलन के अग्रणी नेता थे, जहां वह नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के साथ काम कर चुके हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि वशिष्ठ बाबू अस्वस्थ हैं, उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा है। जहां इससे पहले उनका इलाज और नियमित जांच होता रहा है। जहां अब उनकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि उनका इलाज दिल्ली एम्स में कराया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा में शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण और बिहार विधानसभा के नए संग्रहालय का शिलान्यास किया। जहां पटना में पीएम मोदी का स्वागत करने उनका जबरा फैन भी पहुंच गया था। जहां पीएम मोदी को अपने हाथ की चाय पिलाने के लिए जबरा फैन अशोक कुमार सहनी मुजफ्फरपुर से पटना पहुंचा। हालांकि पीएम मोदी को चाय पिलाने का अशोक कुमार का सपना पूरा नहीं हो पाया। सुरक्षा कारणों से अशोक को विधानसभा के गेट के पास ही दूर कर दिया गया। जहां अशोक ने वहां मौजूद लोगों को चाय पिलाई और वापस मुजफ्फरपुर लौट गया। जब भले ही अशोक पीएम मोदी से ना मिल पाया हो, लेकिन उनकी चर्चा हर जगह हो रही है। जहाँ अशोक जिस लुक में विधानसभा के बाहर पहुंचा, उसे देखकर के लोगों की निगाहें उस पर टिक गई। जहाँ अशोक ने अपने पूरे शरीर को मोदी के रंग में रंगा हुआ था। उसने अपने शरीर पर पीएम मोदी की तस्वीर वाली पेंटिंग बनवाई हुई थी और उसके ऊपर नमो नमो लिखा हुआ था। सिर पर आगे की तरफ भारत का मैप, पीछे जय हिंद लिखवाया था। जहाँ सिर के बाईं तरफ स्वच्छ भारत लिखा था और पीठ पर डस्टबिन टांग रखा था और हाथ में चाय की केतली ली हुई थी। जहाँ अशोक ने बताया है कि वे मोदी जी का बहुत बड़ा फैन है और उनकी हर बात से प्रभावित है। अशोक ने कहा है कि मेरा बस एक ही सपना है कि मैं अपने हाथों से बनी हुई चाय एक कप पीएम मोदी को पिलाऊं। जहाँ उसने बताया है कि अपने इस एक सपने को पूरा करने के लिए वे दिल्ली, कानपुर, रोहतक, बनारस से लेकर के झारखंड तक जा चुके हैं। उसने कहा है कि अभी एक बार भी पीएम मोदी से मिलने का मौका नहीं मिला है और मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अशोक ने कहा है कि मुझे यकीन है कि एक दिन मैं पीएम मोदी जी से जरूर मिलूंगा। अशोक ने बताया है कि वे पहले पेंटिंग का काम करता था, लेकिन उसका गुजारा नहीं होता था। 6 साल पहले पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत से प्रेरणा लेकर के चाय की दुकान खोली। चाय की ये दुकान अच्छे से चल रही है और परिवार का गुजर बसर भी ठीक से हो रहा है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।